ट्रिग्नोमेट्री की जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये समझ लीजिए कि ये बैकबोन है, ये जो फर्दर क्लासेस में आप लोगों के आने वाली है, इससे रिलेटेड, ठीक है, एंगल पे बेस्ड। 11th क्लास में जब आप आएंगे तो यही एंगल दोबारा से पढ़ने वाले हैं आप, और फर्दर दूसरा एंगल भी पढ़ेंगे, इनसे ज़्यादा पॉजिटिव एंगल, इससे बड़े नेगेटिव एंगल्स भी पढ़ेंगे, और टाइप्स ऑफ एंगल्स भी पढ़ेंगे आप। क्या है, जो एंगल्स हैं ये डिग्री में नज़र आ रहे हैं हमें, तो और इसकी मेज़रमेंट और किस तरह से हो सकती है, ठीक है। अब जैसे कि टेम्परेचर की बात करूं, हमारी एशियन कंट्री के अंदर जो टेम्परेचर मेज़र किया जाता है, किस में किया जाता है? डिग्री सेल्सियस के अंदर, है ना, सेल्सियस के अंदर। यही यूरोपियन कंट्री में चले जाऊँ मैं, या अमेरिका में जाऊँ तो वहाँ पर फ़ारेनहाइट्स के अंदर मेज़र किया जाता है। इसी तरह से ये जो एंगल्स हैं, जो मैंने ये एंगल्स लिखे हैं, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये स्पेशल एंगल्स कहलाते हैं। इन्हीं का जिक्र होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इनकी मेज़रमेंट और भी होती है, जो 11th में आप पढ़ने वाले हैं। जो मैथ्स लेगा उसको आइडिया हो जाएगा कि क्या होती है। बाद में 11th का टॉपिक नहीं छेड़ रहा है यहाँ पर। ये स्टैंडर्ड एंगल कहलाते हैं। घड़ी की सुई है, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रही है, मतलब यहाँ पर ये रेस्ट में थी, है ना, आहिस्ता 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 बढ़ रही है एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो एंगल पॉजिटिव बनेगा। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ 9th क्लास में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, आप जाहिर सी बात है एंगल इस ये जाएगा तो आप क्या बोलोगे? एंगल बढ़ रहा है ना, बिल्कुल सीधा हो गया, 90 डिग्री बन गया। फिर आहिस्ता 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 इस तरह से आया, क्या बन गया? स्ट्रेट एंगल बन गया, ठीक है। फिर आहिस्ता 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 करते हुए जाएंगे, इधर पहुँचेगी, फिर आहिस्ता 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 करते जाएंगे तो यहाँ पहुँचेगी। तो 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, 90 डिग्री पे पहुँचा। अगर यहाँ पहुँचती है तो 180 डिग्री का, यहाँ पहुँचती है तो 270 डिग्री का, और अपनी जगह पर पूरा पहुँच गया तो 360 डिग्री का। तो इसकी बात यहाँ से आता है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट से लेकर 4th क्वाड्रेंट की बात 11th में की जाएगी आप लोगों से, ठीक है। चलिए, जो स्टैंडर्ड एंगल है वो है हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही एंगल्स आपसे पूछे जाएंगे, इन्हीं एंगल्स की बात की जाएगी, इसके अलावा नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। 37 डिग्री, 36 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री या 36.5 डिग्री, ये सब 11th और 12th का पार्ट है, बल्कि 12th का भी नहीं, 11th का पार्ट है ये। 12th में तो फिर उसके हायर उसके डेरिवेटिव्स शुरू हो जाते हैं और इंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि साइन, अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखो मैंने यहाँ बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं? देखो ध्यान से, है ना। तो 30 डिग्री का एंगल कहाँ बनना होगा? यहीं तो बनेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना। साइन होता क्या है? P/H। तो P ये है, H ये है। अगर ये दो साइड है और ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ बना, तो यहाँ पर साइन मैं ले रहा हूँ, साइन 30 डिग्री ले रहा हूँ, तो साइन 30 डिग्री होगा कितना? ठीक है। अगर इसी तरह से मैं ले जाऊँ ये लाइन यहाँ पर, और यहाँ से मैं ये ड्रॉ करूँ इस तरह से, ये मैं डॉटेड नहीं डार्क लाइन कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है जी। तो ये बना 45 डिग्री का एंगल, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये आ गया, हाइपोटेन्यूज ये आ गया। अब जो मैंने एंगल लिया है थीटा की जगह, अब हम यूज़ करेंगे ये थीटा है, सारे के सारे याद रखिएगा, ये सारे के सारे थीटा है, राइट। या जब ये यहाँ पहुँच गई लाइन, यहाँ पर पहुँच गई, देखिए ध्यान से, है ना। तो एंगल ये बन गया, बड़ा हो गया, और एंगल बढ़ता जा रहा है, और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ये खिसकते 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 90 डिग्री पर आ जाएगी। होगा या नहीं होगा?
तो इनकी साइड पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बताइए आप। जैसे जैसे ये मूव हो रही है ऊपर की तरफ, आप ये देखिए ध्यान से, हाइपोटेन्यूज तो उतना ही रहेगा, बढ़ेगा? कोई बताएगा मुझे गर्ल्स में? है बढ़ेगा, कम होगा या रिमेन सेम? क्यों? बहुत इजी इसका रीज़न है। क्योंकि हम इसको रेडियस मान रहे हैं और ये रेडियस ही है, और थ्रू आउट पूरे सर्कल में रेडियस सेम रहता है ना। तो ये रेडियस है, ये जो लाइन 30 डिग्री की तरफ जा रही है या 45 डिग्री की तरफ जा रही है या 60 डिग्री की तरफ जा रही है, 90 की तरफ जा रही है या 180 की तरफ जा रही है या 270 की तरफ जा रही है या 360 पर दोबारा से आई, तो रेडियस तो थ्रू आउट सेम ही रहेगा। तो ये वो हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, और हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब वो सेम ही रहेगा। असर कहाँ पड़ेगा? परपेंडिकुलर पे या बेस पर, है ना। अगर मैं साइन के अलावा कॉस ले लूँ, टेन ले लूँ, तो अब तो मुझे बेस की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो चीज़ भी मेज़र करनी है आपको। तो अब हमें क्या मालूम करना है कि भाई अगर साइन के अंदर 30 डिग्री आ जाए तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमें किस तरह से याद करना है। एग्ज़ाम में अगर आप भूल जाएं, अल्लाह ना करे, तो एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, उसका यूज़ कर लेना। टेबल अच्छी खासी बड़ी है, बहुतों को याद हो जाती है चुटकियों में, बहुतों को नहीं होती, हर किसी का अलग अलग दिमाग है ना। और याद करने का तरीका क्या है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, साइन। यहाँ लिखेंगे हम 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक है। अब आप क्या करना है, आपको क्या करना है, रूट के अंदर पहले सॉल्व करना है, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो नीचे लिख देना है। ठीक है। इस पर मैं बाद में जाऊँगा। मेन जो है ना वो साइन है। अगर साइन याद हो गया और आपका दिमाग अच्छा है, आप उसको कनेक्ट कर सकते हो दूसरों से, तो खुद ब खुद आपका आंसर आता रहेगा। अब देखिए आप, 0/4 क्या होता है? तो ये यानी, और रूट उसका क्या होगा? 0। तो आंसर क्या आया? 0। तो साइन 0 डिग्री पर 0 होगा। देख लो, इसको आप मिला दो, 0 लाने के लिए इसको नीचे झुकाओगे, ये एक के ऊपर एक बैठ गया, परपेंडिकुलर क्या होगा, कुछ ख़त्म। 0 डिग्री पे कितना हो गया? 0 हो गया। यानी साइन 0 डिग्री पर 0 वैल्यू होती है। ठीक है। ये कटने वाला तो है नहीं, बट अलग अलग रूट सॉल्व करते हैं। चलो, 1 का रूट 1, रूट 4 का 2, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 याद रहेगी। ये कट जाएगा, ये 1, ये 2। अब 1 का रूट 1, और रूट किसका ऊपर लगा है? 2 पर भी लगा हुआ है, ये सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये कटने वाला ही नहीं है, तो रूट 3 तो रहेगा। नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर है, वो 2 आ गया। ठीक है। ये कैंसिल, रूट 1 की वैल्यू 1 आएगी भाई, समझ। तो साइन, अब मेरे साथ साथ रिपीट करते रहना। साइन 0, साइन 30, मतलब मैं बोलता जा रहा हूँ, मैं एंगल बोलते जाऊँगा, आप देख देख कर वैल्यू बोलते रहना। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से याद हो गई तो आई एम श्योर कि आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। याद रहेगा इतना। एक बार आंखें बंद करके याद करना, पहले अच्छे से याद कर लीजिए। एक बार मौका दे रहा हूँ आपको, 30 सेकंड का मौका है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1।
ठीक है, आंखें बंद करिए, रिवाइज करिए। अभी हमने क्या पढ़ा, साइन 0 पे क्या पढ़ा, साइन 30 डिग्री पे क्या पढ़ा था। अभी आपने मन से बात करिए, आप मुझसे बात करिए, मैं आपसे बाद में बात करूँगा आपसे। हो गया? आंखें बंद रखेंगे, मैं आपसे फिर दोबारा से पूछूंगा, ठीक है? सना, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। चलिए गुड। क्या कशा, साइन 90, साइन 60, साइन 45, साइन 30, साइन 0। गुड। जियान, साइन 45, साइन 30, साइन 90, साइन 60, साइन 0। जोया, साइन 60, साइन 90, साइन 45, साइन 30, साइन 30, अभी श्योर नहीं है आप। मरियम, साइन 30, साइन 60, साइन 45, अरीबा, साइन 90। यूसुफ, सारे सुनाइए। sin 0 degree is equal to 0, sin 90 degree is equal to 1/2, sin 45 degree is equal to 1/2, sin 45 degree is equal to 1/2, sin 60 degree is equal to √3/2, sin 90 degree is equal to 1। आगे खोल लीजिए। मुश्किल था, अब ये याद हो गया ना, बस को रट लीजिए, समझ लीजिए, इसको भूलना नहीं है। अब देखिएगा मेरा हाथ, अब आगे हमें cos 10 को भी सॉल्व करना है, ठीक है? ये देखिए मेरे हाथ कहाँ रखे हुए हैं, यानी ये वैल्यू उठकर इधर आ गई और ये वैल्यू उठकर इधर आ गई, इसलिए मैंने ये इस तरह से हाथ यूज़ करे हैं, ये डायरेक्शन। ये तो 1 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया, ठीक है? अब इसी तरह से √3/2, 1/2। अब इसमें तो एक ही हाथ रखा रहेगा, है ना? ये सेम रहेगा। तो साइन 45 cos 45 सेम होता है, ठीक है? जो साइन 60 होता है वो cos 30 होता है, जो साइन 30 होता है वो cos 60 होता है, जो साइन 90 होता है वो cos 0 होता है, और जो साइन 0 होगा वो cos 90 होगा, ठीक है? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में यानी जो हुआ था उसमें मैंने आपको फार्मूला भी बताया था 10 का, और बोला था मैंने और भी फार्मूले लिखवाऊंगा, बट थोड़ा सा उस दिन मैंने लिखवा दिया था 10 के लिए। क्या फार्मूला लिखवाया था? साइन अपॉन कॉस। अगर मैं 0 डिग्री बात करूं तो साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा सब। 0/1 0, 1/2
√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। ये और ये बिल्कुल सेम है, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। ये अपॉन में ये क्या बचा, इसमें और इसमें फ़र्क देखो, इसमें और इसमें फ़र्क देखो, ये है 0/1, ये है 1/0। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। इसका रीज़न मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, अभी सिर्फ लर्निंग पार्ट चल रहा है, नॉट डिफाइन क्यों होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो कॉस किस तरह से याद करना है, कॉस किस पर डिपेंड हो गया, टेन किस पर डिपेंड हो गया, दोनों पे। अब इसका इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक, ठीक है। अब कुछ और फार्मूले लिख रहे हो, टेबल का मेन पार्ट आ गया। अब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आपने कॉसेक को नीचे भेज दिया तो क्या बचेगा, ये तो होगा, तो और कुछ होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ही तो है ये, 1 अपॉन में उल्टा कर दिया, है ना। या साइन चले जाएगा, तो साइन उधर अपॉन में गया तो फिर कॉसेक बच गया। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन साइन, यानी कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन के भी बराबर होता है। तो अब मुझे अगर ये वैल्यू चाहिए कॉसेक की, है ना, समझ जाओ अब ये सारी वैल्यू अपॉन में जाने वाली है कि नहीं जाने वाली, है ना। तो कॉसेक 0 क्या बनेगा बताओ, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इस ये अपॉन में जाने वाला है, पूरा का पूरा अपॉन में जाएगा, तो क्या बनेगा ये 2, रेसिप्रोकल है ना, पलट दो, सारी वैल्यू को पलट दो, ये क्या आने वाला है √2, 1 अपॉन में 1 ही रहेगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, इन दोनों का भी प्रोडक्ट 1 है। अगर सेक थीटा निकालना है आपको तो ये कॉस अपॉन में गया, और अगर आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है तो ये अपॉन में चले गया। तो अगर आपको ये चाहिए सेक की वैल्यू, तो कॉस की सारी वैल्यू को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये मतलब हुआ इसका। तो सारी वैल्यू को उल्टा कर दो, इसका क्या होगा 1 ही रहेगा, इसका आवाज़ नहीं आ रही, 2/√3, इसकी इसके अपॉन में 1 है, ऊपर 1 चले गया, नीचे 0 आ जाएगा, क्या बन जाएगा नॉट डिफाइन। इसी तरह से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 होता है, ठीक है। अगर 10 अपॉन में गया तो कॉट बच गया, तो आप ये कह सकते हो कि कॉट थीटा जो है 10 का रेसिप्रोकल होता है ना, या कॉट अपॉन में चले गया तो 10 बच गया। ठीक है जी। तो इससे क्या पता चला कि हमें 10 की सारी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। करिए, ये है 1, उल्टा क्या हो जाएगा इसका नॉट डिफाइन, इसका इसका 0 नॉट डिफाइन से पहले क्या था, ये 0 होता तभी तो नॉट डिफाइन बना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी वैल्यूज़ साइन पर डिपेंड करती हैं। अगर साइन नहीं होता
साइन की वैल्यू नहीं होती तो कॉस की वैल्यू कैसे निकलती। फिर tan, ये भी साइन पर डिपेंड है क्योंकि वो कॉस से जुड़ गया और ये दोनों से जुड़ गया। फिर cosec, ये साइन पे जुड़ा हुआ है, ये इस पर डिपेंड था तो इसका जो रेसिप्रोकल है ये भी इस पर डिपेंड हो गया। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक और मेन जो है वो साइन है। अच्छे से याद कर लीजिए, ये दिमाग में होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्ज़ाम के अंदर बहुत से बच्चे जो है वो क्लेवरनेस दिखाते हैं अपनी, वो क्या करते हैं, जाते सबसे पहले टेबल बना लेते हैं कहीं भूल ना जाए एग्ज़ाम में, होता भी है ना। बट बहुत से स्कूल में अगर देख लिया जाता है तो या तो वो पूरा मिटवा देते हैं या नई कॉपी इशू करेंगे आपके। आप ऐसा मत करिएगा कुछ भी। हाँ, पेपर स्टार्ट होने के बाद बना लें तो सही है। रीडिंग टाइम में जो आपको 15 मिनट मिलेंगे स्टार्टिंग के पेपर रीडिंग के लिए, उसमें कुछ हाथ पैर कुछ नहीं चलाते, सीधा सीधा पढ़ते हैं पेपर को, ठीक है। इवन पेपर पे टिक करने के लिए भी मना किया जाएगा आपको कि टिक नहीं करना आपने। जो स्ट्रिक्ट स्कूल के अंदर सेंटर पड़ता है तो मना कर देते हैं, बेटा पेन भी नहीं चले, टिक भी नहीं करना, बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। लेकिन अगर मौका मिल जाता है तो बच्चे छोड़ते भी नहीं है। तो आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, और आपको लगे क्या ये तो टेबल पर है और टेबल मुझे पता नहीं याद रहेगी नहीं रहेगी, और या पढ़ते पढ़ते यार मुझे याद ही नहीं आ रही, किस तरह से करूँ, क्या करूँ। तो जब रीडिंग टाइम ख़त्म हो जाए, जब स्टार्टिंग राइटिंग टाइम शुरू हो जाए, तो उस वक्त लास्ट में पेंसिल से बना लेना, ठीक है। ये तरीका जो मैंने बताया इस तरीके से, या आपके स्कूल में कोई दूसरा तरीका बताया जाए। एक लेफ़्ट हैंड थंब रूल होता है, मतलब थंब रूल कह रहा हूँ, लेफ़्ट हैंड रूल भी बताया जाएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। बहुत सारे रूल हैं इसके बताने के, भरे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे वगैरह पे। लेकिन जितने रूल सीखते जाओगे कन्फ्यूज़न हो सकता है बढ़ जाए। नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा हो जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। हो सकता है कि ये अच्छा भी हो जाए बुरा भी हो जाए, लेकिन बेटर ये है कि आप एक को फॉलो करो, दिमाग में एक ही रहेगा, है ना। एक ही चीज़ को दो तीन तरीके से याद करोगे तो हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका माना जाता है, आप इसको फॉलो करो, इससे टेबल याद कर लो। और मैंने देखो, मैंने ना कोसेक बनवाया, ना सेक बनवाया, ना कॉट बनवाया, सिर्फ मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ ये याद रखो अभी फ़िलहाल। और इनका तरीका बता दिया, दूसरी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, सेक की, कोसेक की या कॉट की, किस तरह से निकालनी है आपको, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी इन स्टैंडर्ड एंगल पर बेस्ड है, जो हम इसके बाद शुरू करने वाले हैं। इसको कॉपी करेंगे आप अच्छे से, फिर इसके बाद हम ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं इन एंगल्स के ऊपर, ठीक है। चलिए कॉपी। अब जो हम इस टेबल का यूज़ करेंगे, इस तरह के क्वेश्चनों पर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड एंगल ही आपको गिवन होंगे। एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो पार्ट डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस में से, उसके फॉर्मूले भी अलग बनते थे बट वो ख़त्म हो गया, उसकी बात ही नहीं कर रहा है। एक और बात वो 11th में है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एंगल है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसमें पहला काम क्या करना है, वैल्यू इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करने के बाद कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन पार्ट आप 6 से पढ़ते हुए आ रहा है कि किस तरह से प्लस करना है, किस तरह मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शन वालों को किस तरह सॉल्व करना है, एलसीएम किस तरह लेना है। तो पहला स्टेप ही ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड होगा। अगले स्टेप से, सेकंड स्टेप से कैलकुलेशन पार्ट शुरू हो जाएगा, जो कि आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। मैंने इसलिए फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी था इसलिए मैंने लिया नहीं। सेकंड पार्ट में थोड़ा स्क्वायरिंग वगैरह आ रहा है इसलिए मैंने ले लिया, और इसमें 1-2 पार्ट थोड़े से लेंदी हैं कैलकुलेशन वाइज। अदरवाइज़ कोई मुश्किल नहीं है, वैल्यू तो वो रखनी है, उसको जो सॉल्व करना है उसमें थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा होता है, वो भी करेंगे अभी हम। पहले इसको देखते हैं। 2, 10, 45 क्या होता है 1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, वैल्यू पर स्क्वायर लगा रहा है याद रखना। साइन 30 √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, देख लो क्या है ये का स्क्वायर, माइनस साइन 60 अगेन √3/2 का स्क्वायर। जो कॉस 30 होता है वही साइन 60 होता है, अभी बताया था मैंने। 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2,
√3 का स्क्वायर 3/4 माइनस √3/4, सेम ही तो है, कैंसिल कर दो, क्या बचा? 2 बचा। हाँ जी, अच्छा माय मिस्टेक, ठीक है, कोई मुश्किल था? अब जैसे मैंने आपको बोला कैलकुलेशन वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, उसमें रैशनलाइजिंग भी आती है। अभी बताता हूँ क्यों। क्वेश्चन है sin 30 प्लस cos और tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री होल अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। मैंने आपको अभी क्या बोला था कि भाई एक ही स्टेप होगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल से इनकी वैल्यू को लिख देना, उसके बाद का काम क्या है? कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखिए आप, sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 2/√3। भाई जो क्योंकि cosec किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। जो sin 60 की वैल्यू उसको पलट दो अपॉन sec किसका रेसिप्रोकल है? cos का, ठीक है। cos की 30 डिग्री की वैल्यू चेंज कर दो, पलट दो 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1, ठीक है। अब देखिए पहला स्टेप, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से उनकी वैल्यू को निकाल कर रख देना। अब आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आ जाए या 6th क्लास के या 7th क्लास के बच्चों को ये दे दिया जाए, क्या ये सॉल्व नहीं कर सकता? है ना। सिर्फ तंग क्या करेगा? रूट वाली वैल्यू। भाई रूट वाले को क्या करें? वो छोटी क्लास के बच्चे ये पूछते हैं कि कौन सी रूट की वैल्यू को क्या करें, हमें तो आता ही नहीं है। बट आप भी जब उस लेवल पे थे 6, 7 पर, 8 पर ये प्रॉब्लम आती थी। 9th में आकर आपने क्या सीखा था कि भाई रूट की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में से आए तो कैसे सॉल्व करना है ना, रेशनलाइजिंग करके सॉल्व करना है। पहले वहाँ तक देखते हैं रेशनलाइज हो भी रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही होगी तो कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऊपर का एलसीएम क्या आएगा? इसके अपॉन में 1 तो है ना, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 2√3, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ 2 के साथ क्या नहीं है? √3 से 1 से मल्टीप्लाई कर दो। आसान तरीका बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लेना, एलसीएम लेने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। इस 1 के साथ क्या नहीं है? ऊपर मल्टीप्लाई कर दो प्लस 2√3 माइनस इसके साथ क्या नहीं है? तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 4 अपॉन, फिर अपॉन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 2√3, ठीक है। क्या नहीं है यहाँ पे? ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्या नहीं है? √3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ क्या नहीं है? उस ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये सेम था या नहीं? दोनों डिनोमिनेटर रिमूव, कैंसिल आउट। 1√3 प्लस 2√3, 3√3 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन, ये भी 3√3 हो गया प्लस 4। अब अगर ये 9th के बच्चों को दे दिया जाए कि भाई इसको सॉल्व करो, क्या वो सॉल्व नहीं करेंगे? कर सकते हैं ना। यही क्वेश्चन अगर 8th क्लास के बच्चों को दो तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 8th क्लास के बच्चों को बताई नहीं जाती कि रेशनलाइजिंग होती क्या। हालांकि अब आने लगे, RD शर्मा, RS अग्रवाल, अगर आप 8th क्लास की उठाकर देखोगे तो उसमें दिखाया गया है कि बाकायदा कि 8th क्लास के बच्चों को किस तरह से उसकी नॉलेज इम्प्रूव करानी है। तो 8th क्लास से और 7th क्लास के बच्चों को रेशनलाइजिंग सिखाई जा रही है अब,
बट आपके लेवल पे जब आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, लाइफ में पहली बार ही तो पढ़ा था रेशनलाइजिंग, या उससे पहले पढ़ा था कहीं? इससे आगे क्या करना होगा आपको? क्या रीज़न है रेशनलाइजिंग का? क्योंकि रीज़न ये है कि डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू आ रही है, इर्रेशनल नंबर बनना ही है ना? तो क्या करेंगे इससे आगे हम? रेशनलाइजिंग 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4। तो नीचे तो हमेशा हमेशा अगर मैंने डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग करी है, न्यूमरेटर की भी रेशनलाइजिंग होती है। अभी तो फिलहाल हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग। तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग कर रहा है तो डिनोमिनेटर में ही a² - b² की आइडेंटिटी बनेगी। जिसका रेशनलाइज होगा वहीं पर a² - b² बनेगा। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले की इसकी रेशनलाइजिंग करता तो ऊपर बनेगा a² - b²। मैंने इसकी रेशनलाइजिंग करी है तो a² - b² हमेशा नीचे बनेगा। अब ऊपर देखो ध्यान से, दोनों का न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है या नहीं? होल स्क्वायर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? और होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी a - b का होल स्क्वायर विच इज माइनस का 2ab। ठीक है, फिर नीचे का a² - b² कर देना, लेकिन a जो है ना 3√3 है, ब्रैकेट में लेना उसको। अगर आपने ब्रैकेट के बनाए बगैर आपने स्क्वायर लगा दिया तो आपसे ही गलती होगी। वो गलती क्या होगी कि आप √3 का स्क्वायर करके रह जाओगे, 3 को भूल जाओगे। ठीक है, मैं आपको ट्राई दे रहा हूँ कि भाई आप ये करके दिखाइए, एक मौका दे रहा हूँ, ये सॉल्व करके दिखाइए। अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो आगे मैं सॉल्व कराता हूँ।